आज हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक कदम और आगे बढ़ेंगे। हमने 2 चैप्टर अभी तक अपने मल्टीपल लेक्चर्स के वाया कंप्लीट किए। पहला चैप्टर ये था कि पब्लिक सेक्टर की क्या भूमिका रही है, पब्लिक सेक्टर की क्या भूमिका रही है इकोनॉमी के विकास में, और दूसरा चैप्टर ये था कि डिसइन्वेस्टमेंट की सरकार की नीतियाँ क्या रही हैं अब तक। हमने इन 2 चैप्टरों में बहुत कुछ विस्तार से समझा। दत्त एंड सुंदरम की किताब का सबसे बेहतरीन गुण यही है, वो किसी भी एक मुद्दे पर 4 से 5 चैप्टर्स में इतनी खुली डिबेट करते हैं, डिस्कशन करते हैं कि वो चैप्टर आपके ज्ञान का, आपके शरीर का हिस्सा हो जाता है। वो कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए आपके साथ टिक जाता है, आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, और आप लाइफ में कभी भी उस विषय पर होने वाली बात पर ऑर्गेनिकली आंसर कर सकते हैं। उसी कड़ी में आज हमारा तीसरा चैप्टर चल रहा है और इसका नाम है रीडिफाइनिंग द रोल ऑफ द स्टेट। किसमें, किसकी फील्ड में? इकोनॉमी की फील्ड में। रीडिफाइनिंग द रोल ऑफ द स्टेट पहले ही टॉपिक का आरंभ हम करने जा रहे हैं, और उस टॉपिक के आरंभ में मैंने सेकंड 5 ईयर प्लान का ये पूरा का पूरा कंटेंट लिखा है कि सेकंड 5 ईयर प्लान किस तरह से देखता था स्टेट के रोल को। ये मैंने लेटर टू लेटर, वर्ड टू वर्ड इसलिए उतारा है कि अगर इसे हमने समझ लिया, सारे चैप्टर का सार हमें समझ आ जाएगा, भूमिका समझ आ जाएगी, आगे के कॉन्सेप्ट्स हम ब्यूटीफुली समझ पाएंगे। पहले हम सेकंड 5 ईयर प्लान के इसी पैराग्राफ को समझने की कोशिश करें कि वो क्या कहता है राज्य के, स्टेट की भूमिका को लेकर के। ओके, वो ये कहता है, द एडॉप्शन ऑफ द सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी as the national objective as well as the need for planned and rapid development require that all industries of basic and strategic importance are in the nature of public utility services should be in the public sector। 2 वर्ड यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, एक सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी जिस पर सैकड़ों ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहेंगे, दूसरा प्लान्ड एंड रैपिड डेवलपमेंट, बेसिक एंड स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस, द नेचर ऑफ पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। ओके, तो क्या कहता है ये पैराग्राफ? द एडॉप्शन ऑफ द सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी एज द नेशनल ऑब्जेक्टिव। तो आज़ादी के बाद हमने हमारे इकोनॉमिक मॉडल में किन सिद्धांतों को अपनाया है, वो इससे पता चलता है कि हमारा नेशनल ऑब्जेक्टिव क्या था। हमने हमारे इकोनॉमी के मॉडल्स में किन थ्योरीज़ को, किन प्रिंसिपल्स को, किन डॉक्ट्रिन्स को अपनाया है, वो सिंपली यहाँ से पता चल जाएगा कि हमारा राष्ट्रीय उद्देश्य क्या था, नेशनल ऑब्जेक्टिव क्या था। और नेशनल ऑब्जेक्टिव यहाँ क्लियरली मेंशन्ड है, सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी। हम सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी चाहते थे, और इसका सीधा सीधा मतलब है जस्टिस। कौन सा जस्टिस? सोशल जस्टिस। कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को ख़त्म किया जाए, वेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो, जिसे हम इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ कह के पुकारते हैं। ये एक लाइन बताइए, बाकी विचार अभी निकल के आएंगे जब हम आगे आगे बढ़ेंगे। बस ये है कि गरीब को गरीबी से बाहर निकालना है, भुखमरी से बाहर निकालना है, पिछड़े वर्ग को, पिछड़े क्षेत्र को पिछड़ेपन से बाहर लाना है, बैकवर्डनेस से बाहर लाना है, सभी को मुख्य धारा में लाना है, मेन स्ट्रीम में लाना है, ताकि सभी इकोनॉमिकली इतने एनरिच हों कि वो अपने लाइफ के सभी सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल डायमेंशंस को अपनी एस्पिरेशंस के मुताबिक रियलाइज़ कर पाएँ, विकसित कर पाएँ। ओके, तो जब आप अपने नेशन के लोगों की एस्पिरेशन को फलने फूलने का अवसर प्रदान करते हैं, सही लोकतंत्र तो यही हुआ ना, वरना फिर ये डेमोक्रेसी कैसी हुई? हमें जस्टिस तो देना है ना, सोशल हो चाहे, इकोनॉमिक हो चाहे या पॉलिटिकल हो।
इसी जस्टिस की धारणा का के आधार पर हमने सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी अपनाया, हमने कैपिटलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी नहीं अपनाया, हमने सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी अपनाया, याद रखिएगा। ओके, आगे की लाइन है, तो द एडॉप्शन ऑफ द सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी एज द नेशनल ऑब्जेक्टिव as well as the need for planned and rapid development require that all industries of basic and strategic importance or in the nature of public utility services should be in the public sector. क्लियर कहानी? हमें रैपिड एंड प्लान्ड एंड रैपिड डेवलपमेंट करना था, हमारा नेशनल ऑब्जेक्टिव सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी था। क्लियर कहानी? और ये सब चीज़ें किस तरफ हमें मजबूर कर रही हैं कि हमारे देश की जो बेसिक और स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री है, बेसिक और स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस की इंडस्ट्री है, वो पब्लिक सेक्टर में हो। पहले इतनी लाइन समझ में आई, इनके मीनिंग्स हम करेंगे आगे। अदर इंडस्ट्रीज विच आर असेंशियल एंड रिक्वायर इन्वेस्टमेंट ऑन अ स्केल विच ओनली द स्टेट could provide have also to be in the public sector। तो एक तो बेसिक एंड स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस की इंडस्ट्रीज पब्लिक सेक्टर के अंदर होनी चाहिए, और दूसरा बेसिक एंड स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस के बाहर की इंडस्ट्रीज पब्लिक सेक्टर में होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो बता रहे हैं कि उसमें उस लेवल की इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है जो शायद स्टेट ही फुलफिल कर सकता है, प्राइवेट प्लेयर नहीं। सो अदर इंडस्ट्रीज विच आर असेंशियल एंड रिक्वायर इन्वेस्टमेंट ऑन अ स्केल विच ओनली द स्टेट कुड प्रोवाइड हैव ऑल्सो टू बी इन द पब्लिक सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर की एंट्री के कुछ मोटे मोटे कारण दिख रहे हैं। एक तो सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी हमने अपनाया है, प्लान्ड और रैपिड डेवलपमेंट फिर हमें करना होगा, तो इसके तहत जो बेसिक और स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस के उद्योग हैं वो पब्लिक सेक्टर में लाए जाएं। हमने पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज का विकास भी करना है। इसके अलावा वो सब इंडस्ट्रीज़ जो ज़रूरी हैं पर उनमें बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो भी पब्लिक सेक्टर का ही क्षमता का क्षेत्र है, पब्लिक सेक्टर उसमें भी आएगा। आगे पैराग्राफ बढ़ता है, द पब्लिक सेक्टर हैज़ टू एक्सपेंड रैपिडली। पब्लिक सेक्टर को रैपिडली एक्सपेंड करना है। इट हैज़ नॉट ओनली टू इनिशिएट डेवलपमेंट्स विच द प्राइवेट सेक्टर इज़ ईदर अनविलिंग और अनेबल टू अंडरटेक, इट हैज़ टू प्ले द डोमिनेंट रोल इन शेपिंग द एंटायर पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी, whether it makes the investment directly or whether these are made by the private sector। तो सीधी सीधी लाइन यहाँ पर बताती है कि पब्लिक सेक्टर को रैपिडली एक्सपेंड करना है। ओके, पब्लिक सेक्टर की जिम्मेदारी है कि वो डेवलपमेंट इनिशिएट करे। जिन डेवलपमेंट्स के विषय में या तो प्राइवेट सेक्टर विलिंग नहीं है या कैपेबल नहीं है, वो पब्लिक सेक्टर को करने पड़ेंगे। और दूसरी चीज़ यहाँ पर पब्लिक सेक्टर को डोमिनेंट रोल प्ले करना है। क्यों? पूरा का पूरा जो पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट का एक एनवायरनमेंट बनेगा, वो एनवायरनमेंट किस डायरेक्शन में जाए, वो पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट किस डायरेक्शन में हो, वो पब्लिक सेक्टर तय करेगा। चाहे वो इन्वेस्टमेंट पब्लिक सेक्टर खुद करे, चाहे वो इन्वेस्टमेंट पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर से करवाए, बट एक पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बनना जरूरी है देश में, जिसको बनाने का जिम्मा पब्लिक सेक्टर का है। मतलब हम किसी खास दिशा में निवेश कराना चाहते थे, अब देश की सरकारें खुद करें या वो प्राइवेट सेक्टर करे, लेकिन इसके लिए जब एक खास दिशा निर्धारित है तो किसी को लीड भी करना पड़ेगा कि उसी दिशा में हम बढ़ें। तो पब्लिक सेक्टर यहाँ पर महत्वपूर्ण है। देश में हम मुनाफे घाटे इन पर नहीं छोड़ सकते विकास को, क्योंकि डेवलपमेंट रैपिडली रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर भी फिर पब्लिक सेक्टर की एंट्री ज़रूरी है। आई बात समझ में? ये सभी वर्ड्स हम अभी यूज़ करेंगे। द प्राइवेट सेक्टर हैज़ टू प्ले, देखिए सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी अपनाया है, पर सोशलिस्ट स्टेट नहीं था हमारा, प्राइवेट सेक्टर की अपनी भूमिका है, मिक्स्ड इकोनॉमी थी। सो द प्राइवेट सेक्टर हैज़ टू प्ले इट्स रोल
विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव प्लान एक्सेप्टेड बाय द कम्युनिटी। देश ने यानी कि जनता ने, मैंने जनता की चुनी लोकप्रिय सरकार ने, कम्युनिटी वर्ड मतलब यहाँ पर आप सरकार लीजिए ना, सरकार यहाँ पर खुद को देश कह रही है, देश की जनता कह रही है, कम्युनिटी समाज। तो वो कह रहे हैं कि कम्युनिटी ने जो एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया है, समाज ने जो एक नीति बनाई है, योजना बनाई है आगे आने वाले विकास की, उस योजना के अंदर प्राइवेट सेक्टर का अपना रोल है वो प्ले करे। मतलब जो प्लान है, जो योजना है, इसे प्राइवेट सेक्टर डिसाइड नहीं करेगा, प्राइवेट सेक्टर उसे लीड नहीं करेगा। योजना देश ने बनाई है, समाज ने बनाई है, प्राइवेट सेक्टर उसके अंदर रह के अपनी भूमिका निभाएगा। हमारे पास प्राइवेट सेक्टर के लिए भी भूमिका है। ओके, तो प्राइवेट सेक्टर को भी क्लियर कर दिया आपकी भूमिका कैसी होगी, किसके अंडर होगी, किस दिशा में चलेगी, क्योंकि ये कदम भी ज़रूरी था। क्यों, मैं ये भी बताऊंगा। ओके, तो क्लियर। आगे डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी क्या अपनानी चाहिए, उस चक्कर में क्या कहते हैं, द यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी रिक्वायर्स लार्ज स्केल प्रोडक्शन and a unified control and allocation of resources in certain major lines of activity। मॉडर्न टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम क्या है, फास्ट रनिंग मशीन्स क्या मांगती हैं, लार्ज स्केल प्रोडक्शन मांगती हैं कि लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करो। ट्रैक्टर चल रहा है, कंबाइन चल रही है, फसल लेके आओ, वरना उसमें डला हुआ फ्यूल वेस्ट हो रहा है। आई बात समझ में। लार्ज स्केल प्रोडक्शन भूख है मॉडर्न टेक्नोलॉजी की, और आप बात कर रहे हैं इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी के दम पर लार्ज स्केल प्रोडक्शन की, क्योंकि रैपिड डेवलपमेंट ऐसे ही होगा। ऐसे में वो लार्ज स्केल प्रोडक्शन इंडिया जैसे लोकतांत्रिक देश में तभी संभव है अगर रिसोर्सेज कलेक्ट करके गवर्नमेंट के डिस्पेंस में डाले जाएंगे। सो कलेक्शन एंड एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज स्टेट डिसाइड करेगा, पब्लिक सेक्टर डिसाइड करेगा। तभी वो रिसोर्सेज ज़रूरी मात्रा में भर भर करके उस मॉडर्न टेक्नोलॉजी के मुंह में जाते रहेंगे और लार्ज स्केल प्रोडक्शन का सपना सच होता रहेगा। अगर वही रिसोर्सेज खुले छोड़ दिए गए, प्राइवेट सेक्टर के व्हिम्स एंड चॉइसेस पे छोड़ दिए गए, तो लार्ज स्केल मॉडर्न टेक्नोलॉजी शायद विकसित भी ना हो, और अगर हो तो सिर्फ उन्हीं क्षेत्रों में हो जिनका लाभ केवल उन्हें ही है। तो ये कहा गया यहाँ पर, द यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी रिक्वायर्स लार्ज स्केल प्रोडक्शन एंड यूनिफाइड कंट्रोल एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन सर्टेन मेजर लाइन्स ऑफ एक्टिविटी। तो सर्टेन मेजर लाइन्स डिसाइडेड है कहाँ लगाने हैं। दीज इंक्लूड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मिनरल्स एंड बेसिक एंड कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज विच आर मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मिनरल्स एंड बेसिक एंड कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूट करना जरूरी था रिसोर्सेज का, क्योंकि यही इंडस्ट्रीज़ हैं जो ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी को निर्धारित करती हैं, द मेजर डिटर्मिनेंट्स। ओके, द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर न्यू डेवलपमेंट इन दीज फील्ड्स मस्ट बी अंडरटेकन इन द मेन बाय द स्टेट एंड द एग्जिस्टिंग यूनिट्स हैव टू फॉल इन लाइन विद द इमर्जिंग पैटर्न। रिस्पॉन्सिबिलिटी इस दिशा में स्टेट लेगा, और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो इस फॉर्मेट के साथ अलाइन कर जाएं। In a growing economy which gets increasingly diversified, there is a scope for both the public and private sectors to expand simultaneously, but it is inevitable if development is to proceed at the pace envisaged and to contribute effectively to the attainment of the larger social ends in view, that the public sector must grow not only absolutely but also relatively to the private sector। तो जो सपना हमने देखा है विकास का, जो सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी हम बनाना चाहते हैं, जो प्लैंड और रैपिड डेवलपमेंट हम करना चाहते हैं, जो बेसिक और स्ट्रेटेजिक सेक्टर हम विकसित करना चाहते हैं, अगर ये सच होना है तो बहुत स्कोप है कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर इकट्ठे चलें, कोई कमी नहीं है। लेकिन इस बात को पुख्ता करना होगा कि पब्लिक सेक्टर सिर्फ लीडिंग रोल ही ना ले, पब्लिक सेक्टर को आगे भी बढ़ना होगा प्राइवेट सेक्टर के मुकाबले। तभी पब्लिक सेक्टर वाला फॉर्मूला जेन्युइन होगा, वरना बोगस कहला जाएगा। राज्य के धन ब्लीड कर जाएंगे, स्टेट के रिसोर्सेज उन्हें बचाने में ही ब्लीड कर जाएंगे। ओके, अब हम आगे करते हैं। तो सेकंड 5 ईयर प्लान की इस सभी कॉन्सेप्ट्स को अभी जो हमने पढ़ा
उसके एक्चुअल कंटेंट में जो लिखा उसको अब हम कंक्लूसिव मैनर में समझ लेते हैं इन पॉइंट्स के अंदर। 1 2 3 4 पॉइंट्स ने कंक्लूड किया है उस चीज़ को, ओके। और हमारे मुख्य हेडिंग, हमारे मुख्य टाइटल का अब नाम क्या रहेगा? इस सेकेंड 5 ईयर प्लान से जिस चीज़ का जन्म होने जा रहा है वही हमारे मेन हेडिंग का टाइटल जो है वो है, दैट इज़ एक्सपेंडिंग द रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर टू एक्सेलरेट ग्रोथ। हेडिंग अपने आप में ही बता रही है कि सेकेंड 5 ईयर प्लान ने अभी जो बताया वो क्या बताया। आप पब्लिक सेक्टर का रोल एक्सपेंड कर रहे हैं ग्रोथ को एक्सेलरेट करने के लिए। 1956 से 1990 की एक रूपरेखा आपको दी गई है, एक प्रोसेस बताया गया है सारा, कैसे चीज़ें हुई। उसमें जो हमने फाइंडिंग्स अब देखी हैं, जो ऑब्जर्वेशंस देखी हैं वो ये हैं, उनको समझिए। फर्स्ट, द कंसेंसस ऑन द ईव ऑफ द सेकेंड प्लान was that all industries of basic and strategic importance should be in the public sector। तो अभी हमने जो पैराग्राफ पढ़ा उसके बाद ये चीज़ कंक्लूड हुई कि उस संध्या को, उस दिन को, जिस दिन सेकेंड 5 ईयर प्लान हमने आरंभ करना था, सभी में ये एक, आप कह रहे कंसेंसस बना, कंसेंसस आप कहिए कि सहमति बनी कि बेसिक एंड स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो पब्लिक सेक्टर में ही होनी चाहिए। बेसिक इंडस्ट्रीज़ में आप वो सारे ले लीजिए, आयरन एंड स्टील ले लीजिए, फर्टिलाइज़र्स ले लीजिए, कोल ले लीजिए। स्ट्रेटजिक में आप वो सभी ले लीजिए जैसे कि डिफेंस इंडस्ट्रीज़, और वो इंडस्ट्रीज़ जिनके फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, जिनका इम्पैक्ट पड़ेगा हर तरह से एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, रिसोर्स डेवलपमेंट के ऊपर, और कंट्री की इंपोर्ट्स पर कितनी निर्भरता है उसके ऊपर। तो बेसिक एंड स्ट्रेटजिक इंडस्ट्रीज़ ये पब्लिक सेक्टर में रहेगी, ये तय होता है। पहला निष्कर्ष, पहला कंक्लूजन यही निकलता है। दूसरा, द पब्लिक सेक्टर वाज टू एक्ट एज अ सीनियर पार्टनर। तो यहाँ से हमने एक्सेप्ट कर लिया कि प्राइवेट प्लेयर भी साथ रहेगा, इसलिए इसको सीनियर पार्टनर का रोल दिया गया। सो द पब्लिक सेक्टर वाज टू एक्ट एज अ सीनियर पार्टनर इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट and undertake investments in such areas in which the private sector was unwilling or unable to take such investments। तो एक सीनियर पार्टनर की भूमिका निभाएगा डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर, और उन इन्वेस्टमेंट्स में आगे आएगा जिसे या तो प्राइवेट सेक्टर करना नहीं चाहता, अनविलिंग है, हो सकता है उसका जेस्टेशन पीरियड बहुत लॉन्ग हो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स बेहतर ना हो, है कि नहीं। और दूसरा कारण कि वो अनेबल है वो इन्वेस्टमेंट करने में प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि हो सकता है कि वो इन्वेस्टमेंट जिसके वाया वो प्रोडक्शन होनी है वो बहुत कम्प्लेक्स मैकेनिज़्म हो, उतनी मैनेजरियल कैपेबिलिटीज़ ना हो, या उतने फाइनेंशियल कैपिटल्स ही ना हो, इन्वेस्टमेंट का स्केल बहुत बड़ा हो। ड्यू टू मैनी रीजंस या तो वो अनेबल है और या फिर अनविलिंग है। तो प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट में वहाँ पर फिर इस जगह को भरेगा करके पब्लिक सेक्टर एज अ सीनियर पार्टनर, ओके। तो पार्टनर वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल में आप यहाँ पर प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर को एक पार्टनर के रूप में देखिए। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई डोमिनेट हो रहा है और दूसरा उसके तहत ख़त्म हो रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करने का कॉन्सेप्ट है, दोनों को पार्टनर एटमॉस्फेयर में ही बढ़ाया गया। लेकिन हाँ, ऑटोमेटिकली ही जिम्मेदारी पब्लिक सेक्टर पर आती है सीनियर पार्टनर होने की, क्योंकि उस समय में देश में एक तो बहुत से इंडस्ट्रीज़ की कमी थी, दूसरा बहुत से सेक्टर्स ऐसे थे जिसमें प्राइवेट प्लेयर आ नहीं सकता था या आना नहीं चाहता था, और उन खानों को, उन रिक्त स्थानों को, उन फिल इन द ब्लैंक्स को आगे बढ़ करके पब्लिक सेक्टर को भरना ही पड़ना था। तो वो सीनियर पार्टनर के रूप में उभरेगा, ओके। तीसरा, in the exploration of minerals and basic and capital goods industries and infrastructure, public sector has to undertake direct responsibility। यहाँ पर वो प्राइवेट सेक्टर की ओर नहीं देखेगा, वो इंतज़ार नहीं करेगा, एक सीनियर पार्टनर की तरह नहीं चलेगा। ये सीधी जिम्मेदारी ही इसकी लगाई गई है कि जब बात मिनरल्स को एक्सप्लोर करने की हो, जब बेसिक मेजर फोकस कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री
द मशीन मेकिंग इंडस्ट्रीज़ की हो, जब बात इंफ्रास्ट्रक्चर की दैट इज़ इरीगेशन, रेलवे, रोडवेज, वाटरवेज, एयरवेज, बीट एनीथिंग, डैम, पावर, तो जब बात इंफ्रास्ट्रक्चर की हो, पब्लिक सेक्टर हैज़ टू टेक डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। मिनरल्स, जैसे कि सभी मिनरल्स, बेसिक गुड्स, कैपिटल गुड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब में पब्लिक सेक्टर आगे आएगा। वाइल एक्सेप्टिंग द फ्रेमवर्क ऑफ द मिक्स्ड इकोनॉमी, तो ये फिर फ्रेमवर्क जो हमने अभी देखा, दिस इज़ अ फ्रेमवर्क ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। यू आर वेलकमिंग बोथ द सेक्टर्स एज अ पार्टनर, द पब्लिक सेक्टर एंड द प्राइवेट सेक्टर, बट इतनी सी कहानी है कि पब्लिक सेक्टर लीडिंग रोल में है, पब्लिक सेक्टर सीनियर रोल में है यहाँ पर। क्लियर? तो ऐसे में हमने जो ये फ्रेमवर्क अपनाया है सारा, ये मिक्स्ड इकोनॉमी फ्रेमवर्क है। ओके, so while accepting the framework of the mixed economy, public sector was expected to contribute effectively to the social ends। तो यहाँ पर सीधे देख लीजिए, मिक्स्ड इकोनॉमी में पब्लिक सेक्टर से उम्मीद लगाई गई कि वो सोशल एंड का ध्यान रखेगा। सोशल एंड यानी कि जो जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, देश को जो सामाजिक न्याय देना है, द सोशल जस्टिस, वो उस तरफ ध्यान देगा। जैसे जिन इलाकों में उद्योग धंधे नहीं हैं वहाँ पहुँचाएगा, जिन लोगों के पास उद्योग धंधे नहीं हैं, जिनके पास ऑनरशिप नहीं है, उन तक ले जाएगा। सीधी सी कहानी, रीजन वाइज और ऑनरशिप वाइज इंडस्ट्री कंसंट्रेट नहीं होने देगा, वेल्थ कंसंट्रेट नहीं होने देगा, ये सोशल नीड फुलफ़िल करेगा। ये इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की तरफ बढ़ेगा, यानी कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा, लोगों को रिटायरमेंट बेनिफिट्स, लीव्स, मेडिकल फैसिलिटीज़, ये सब ऑफ़र करेगा। यानी कि ये जिम्मेदारी है पब्लिक सेक्टर की कि वो सोशल जस्टिस प्रोवाइड करे, लोगों को बेहतर जीवन शैली दे। सो अपलिफ्टमेंट ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग करेगा, जीवन का स्तर बेहतर करेगा। शिक्षा के क्षेत्र में एजुकेशन, चिकित्सा जैसे कि हेल्थ, चाइल्ड वेलफेयर, सोशल सिक्योरिटीज़, इन सब चीज़ों में पब्लिक प्लेयर आगे आएगा, देश को आत्मनिर्भर बनाने का काम करेगा। ये सब चीज़ें जिम्मेवारी हैं पब्लिक सेक्टर की। ओके, सो जैसे हम मिक्स्ड इकोनॉमी के फ्रेमवर्क की बात करते हैं, तो यकायक ही पब्लिक सेक्टर से ये उम्मीद लगाई जाती है कि वो सोशल एंड्स पर फोकस करेगा, उसकी दृष्टि में सोशल एंड रहेगा जब भी वो कुछ करेगा, चाहे वो सीनियर पार्टनर की भूमिका में है, चाहे वो बेसिक स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस की इंडस्ट्रियों में आ रहा है, चाहे वो बेसिक कैपिटल गुड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, मिनरल्स में आ रहा है, उसकी दृष्टि में सोशल एंड सर्वोपरि रहेगा। एंड ग्रो एट अ फास्टर रेट सो दैट द शेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर ग्रोज बोथ एब्सोल्युटली एंड रिलेटिवली टू द प्राइवेट सेक्टर। सीनियर पार्टनर की भूमिका में है, ये आगे बढ़ेगा, अपने पीछे जो ट्रेल छोड़ेगा उसी ट्रेल पर, उसी पाथ पर, उसी राह पर तो चल करके प्राइवेट सेक्टर को विकास करना है। ये अगर मिनरल एक्सप्लोरेशन में और एक्सप्लॉयटेशन में ही पुअर रह गया तो पब्लिक सेक्टर फ्लरिश कैसे होगा? देश में रिसोर्स बेस ही नहीं क्रिएट हुआ तो हाउ यू कैन एक्सपेक्ट दैट प्राइवेट सेक्टर विल ग्रो? नो। अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर में ही लैग कर गया, रेलवे में, रोडवेज़ में, वाटरवेज़ में, एयरवेज़ में, पावर सेक्टर में, या फिर किसी भी तरह के इकोनॉमिक और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में, आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि फिर उस पाथ पर प्राइवेट सेक्टर विकास करेगा? नहीं कर पाएगा। अगर ये बेसिक इंडस्ट्री में चूक गया, कैपिटल इंडस्ट्रीज़ में चूक गया, तो प्राइवेट सेक्टर कहाँ से विकास कर जाएगा? नहीं हो पाएगा। तो इसे सीनियर पार्टनर होने का मतलब यहाँ ये है कि इसे प्राइवेट के कंपैरेटिवली, रिलेटिव सेंस में उसके मुकाबले भी और एब्सोल्यूट सेंस में भी तेज़ी से आगे बढ़ना होगा, क्योंकि इसे पाइवोटल रोल दिया है, इसे सेंट्रल रोल दिया है। इसी के क्रियाकलापों के इर्द गिर्द प्राइवेट सेक्टर अपना उद्योग बुनेगा, एक एंसिलरी सेक्टर के रूप में, एक एंसिलरी इंडस्ट्री के रूप में। एंसिलरी इंडस्ट्री नहीं ग्रो हो सकती जब तक मेन जो सेंट्रल प्राइम इंडस्ट्री है वो ग्रो नहीं हो रही है। ओके, अगर प्राइवेट सेक्टर यहाँ एंसिलरी है तो मेन सेक्टर यहाँ पर पब्लिक है। क्लियर? दूसरा, इसको प्राइवेट सेक्टर से तेज़ बढ़ना ही होगा, वरना सोशल जस्टिस कैसे होगा? अगर प्राइवेट सेक्टर इससे तेज़ चलेगा, इससे बेहतर चलेगा, कहानी फिर वही हुई, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ होने लग जाएगी।
चीज़ें फिर वही होंगी कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट बढ़ने लग जाएगी, जीवन का स्तर गिर भी सकता है, ऑनरशिप्स कंसंट्रेट हो सकती हैं इंडस्ट्रीज़ की, रीजन वाइज भी लोप साइडेड डेवलपमेंट हो सकती हैं। तो फिर जो सोशल जस्टिस वाला एजेंडा तो पूरा ही नहीं हुआ। और अगली कहानी कि अगर ये प्राइवेट सेक्टर से पीछे चलता है तो एक तरह से हम एक नॉन रेम्यूनरेटिव, इनएफिशिएंट, इनकेपेबल सेक्टर को जनता के गाढ़े धन से सपोर्ट कर करके ज़बरदस्ती चला रहे हैं। ये तो वेरी आइडियल ऑफ द पब्लिक सेक्टर एज अ सोशल सेक्टर के भी विरुद्ध चले गए हम। देश ही की जनता का विकास करना था, देश ही की जनता का पैसा ले करके एक ऐसे हाथी को खिलाते जा रहे हैं जिसमें अपना भी बोझा ढोने का दम नहीं, तो वो देश को क्या देगा। तो ये तो सोशल जस्टिस के विरोध में हो गया। तो इसीलिए इसकी जिम्मेदारी बनती थी कि जो भूमिका इसे दी है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर इसके इर्द गिर्द विकसित हो, चाहे इसे सामाजिक न्याय देना है, और चाहे इसे देश का धन सदुपयोग करना है, इसे देश को इंडिपेंडेंट बनाना है, ये उस भूमिका निभाने के लिए प्राइवेट सेक्टर के मुकाबले भी और अपने ही स्तर पर बेहतर परफॉर्म करता रहे। ये कुछ 4 निष्कर्ष हमारे सेकेंड 5 ईयर प्लान के उस सारे पैराग्राफ से निकल करके आते हैं कि हम पब्लिक सेक्टर को कैसे इमेजिन करते हैं। बस फिर क्या कहानी थी, इसी एस्पेक्ट पर पब्लिक सेक्टर चल पड़ा, और क्या क्या कदम सरकार ने उठाए उनमें कुछ ये चीज़ें हैं, आप समझ लीजिए। ऐसा माना गया कि सरकारें ओवर एंथुसियास्ट हो गई, ओवर एंथुसिज्म हुआ, पर ओवर है या अंडर है वो हम अपनी डिस्कशन से समझेंगे। आप पहले चीज़ों को समझिए। तो सबसे पहले फिर बदलाव क्या हुआ, जो देश में एक बैंक एग्जिस्ट किया करता था जिसका नाम इम्पीरियल बैंक था, क्योंकि यहाँ पर इम्पीरियल गवर्नमेंट्स थी, ब्रिटिशर्स थे, तो देश में जो एक बैंक हुआ करता था द इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया, उसे नाम बदला, उसका चरित्र बदला, उसे नेशनलाइज किया गया और वो हुआ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब वो भारतीय राज्य का बैंक हो गया, किसी साम्राज्य का नहीं। आई बात समझ में? तो यहाँ पर जब बात बैंक ऑफ इंडिया के आगे द वर्ड लगा है द स्टेट, ये भारतीय राज्य है। ओके, किसका बैंक है? द स्टेट ऑफ इंडिया, द स्टेट ऑफ इंडिया का बैंक है ये, यानी कि इंडियन स्टेट का। ओके, दैट इज़ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो कई बार बचपन में नहीं, कई बड़ों को भी ये पचतरी रहती है कि बैंक नेशनल लेवल का है, नाम स्टेट लगा हुआ है, स्टेटों का बैंक है क्या? द कॉन्सेप्ट इज़ इट इज़ अ नेशनलाइज्ड बैंक, बट इट इज़ द वेरी फर्स्ट, एंड द वेरी फर्स्ट का मतलब समय वाइज नहीं, इस नीतियों के तहत अगर हम देखें तो इट वाज द वेरी फर्स्ट बैंक ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया। ओके, सो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया चेंज हुआ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया। SBI इज़ अ वेरी फेमस, उसका बड़ा महत्व है आज हमारी इकोनॉमी में। इसी तरह से लाइफ इंश्योरेंस को बदला, नेशनलाइज किया, वो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हो गया, LIC के बारे में आप सब जानते हैं। चीज़ें और बदली, सरकार ने ये तय किया कि पहले जो माइनिंग ऑपरेशंस प्राइवेट थे हमारे देश में, कोयला बाकी सब माइंस, तो सरकार ने तय किया कि नहीं, हम इस सेक्टर में भी आएंगे। तो कोल इंडिया लिमिटेड स्थापित हो गया, और जो प्राइवेट एजेंसियां सब थीं उनसे माइनिंग ले ली गई, तो माइनिंग सरकार के अंदर आ गई। चीज़ें बदली, 1969 में 14 कमर्शियल बैंक्स जो थे देश के, उनको नेशनलाइज कर दिया। तो उनका नेशनलाइजेशन होना, सारे देश भर ने उसकी बड़ी तारीफ़ की कि ये बहुत अच्छा कर दिया आपने। इस तरह से एक कदम उठाते गए। लगभग 113 प्राइवेट सिक कंपनीज़ थी उस समय में, यानी कि प्राइवेट फैक्ट्रियाँ जो सिक थी, मिल्स, उनको टेक ओवर किया सरकार ने। कारण वही सोशल जस्टिस, कि लोग बेरोज़गार ना हो जाएं। उस क्षेत्र में जो इन कंपनीज़ में रॉ मटेरियल आ रहा है और लोगों का ट्रेड एंड कमर्स चल रहा है, वो ठप ना पड़ जाए कहीं, देश का विकास ना गिर जाए कहीं, तो लॉस मेकिंग कंपनीज़ को भी टेक ओवर किया भारत सरकार ने। इन सब उद्देश्यों के कारण जो हमने अभी चर्चा किए हैं, आई बात समझ में? ये सब चलता जाता रहा, और एक समय ऐसा आया कि 1991 में सेंट्रल गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज़ में जो कुल निवेश है उसका आंकड़ा 1,47,000 करोड़ पहुंच गया। इतना भारी इन्वेस्टमेंट कर दिया गया। अगर इसके अंदर हम सरकार ही के द्वारा
तेज़ी से कम्युनिकेशन नेटवर्क को नेशनलाइज करने के कॉन्सेप्ट को भी देख लें तो पोस्ट एंड टेलीग्राफ, रेलवे, इनको भी अगर आप जोड़ लें और स्टेट गवर्नमेंट्स के एंड पर जो एंटरप्राइजेज़ में निवेश किया उसे भी जोड़ लें तो ये 2.5 लाख करोड़ हो जाता है। मतलब आपने नेशनलाइजेशन में कदम कुछ इतनी तेज़ी से बढ़ाए कि आप 1990 तक कुल 2.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश इन उद्योग में कर चुके थे। यानी कि स्टेट ओन्ड कंपनीज़ में इतना पैसा लग चुका था। आई बात समझ में? ये 1990 तक की कहानी के तहत हुआ। नो डाउट इस सेक्टर ने कंट्रीब्यूट भी किया। 1990 तक देश में ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंदर जो कुल रोज़गार था, जो कुल एम्प्लॉयमेंट था, उसका 71% इसी पब्लिक सेक्टर से आ रहा था। तो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइज्ड एम्प्लॉयमेंट में डोमिनेट करने लगा, यानी कि पब्लिक सेक्टर एट पार हो गया ऑर्गेनाइज्ड एम्प्लॉयमेंट के। ओके, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एम्प्लॉयमेंट माने द पब्लिक सेक्टर, ऐसा होने लगा। नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, जैसे जीडीपी होता है, ऐसे एनडीपी, उसका 25% यानी कि 25% पब्लिक सेक्टर कंट्रीब्यूट करने लगा। तो पब्लिक सेक्टर बड़े आयाम धारण करने लगा। लेकिन फिर अनुभव हुए बहुत से शॉर्टकमिंग्स, बहुत सी कमियां। आई बात समझ में? हम एक विचार तो लेकर के चले, सेकेंड 5 ईयर प्लान का एक आइडिया था, हमने उस दिशा में कदम बढ़ाए, चाहे बात कम्युनिकेशन की थी, चाहे कैपिटल फाइनेंशियल सेक्टर की थी, चाहे बेसिक उद्योग धंधों की थी, और चाहे ही प्राइवेट सेक्टर के 6 यूनिट्स को टेक ओवर करने की थी। हर क्षेत्र में हमने काम करना शुरू कर दिया। लेकिन मुद्दा है, बहुत सी कमियां छूटी। अब हम उन शॉर्टकमिंग्स की ओर बढ़ रहे हैं जो यहाँ पर लिखा हुआ है, द शॉर्टकमिंग्स ऑफ द पब्लिक सेक्टर। इसी एनालिसिस के अंदर वी विल कवर द शॉर्टकमिंग्स। देखिए क्या शॉर्टकमिंग्स हो सकते हैं अगर हम विचार करें, क्या प्रॉब्लम्स आई। सबसे बड़ी समस्याएं जो आई वो ये कि ऐसा माने जाने लगा कि पब्लिक सेक्टर जो है वो इनएफिशिएंट है। आप बस इस इनएफिशिएंसी को पकड़ लीजिए। ज़िंदगी भर कोई एग्ज़ामिनर हो लाइफ में या हर चीज़ में, अपने जीवन का स्तर एग्ज़ामिनर ही को सामने रख के क्यों तय करना। जब मैं ये वर्ड यूज़ करता हूँ इसलिए क्योंकि मोस्टली हम सब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी में हैं। बट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का खुद का पर्पस भी तो आपको कॉम्पिटिटिव बनाना है, किसी एग्ज़ामिनर की नज़रों में बेहतर बनाना तो नहीं। हाँ, आप जब एक बेहतर विकल्प होंगे तब वो ज़रूर आपको चुनते हैं। ओके, सो कॉम्पिटिटिवनेस अगर ये कहती है तो आप इसे इनएफिशिएंसी को पकड़िए। इनएफिशिएंसी में ही सब कुछ चीज़ें मेंशन हैं। जैसे क्यों है इनएफिशिएंट पब्लिक सेक्टर, ऐसा माना गया। तो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि लॉस मेकिंग प्राइवेट सेक्टर को टेक ओवर किया। तो लॉस मेकिंग प्राइवेट सेक्टर को जब आप टेक ओवर कर रहे हैं तो वो सारा खर्चा पब्लिक एक्सचेकर की जेब पे ही पड़ रहा है। उनको इतनी जल्दी तो आप प्रॉफिट मेकिंग नहीं बना सकते। तो आपका वहाँ पर जो मेन फोकस ही है वो सोशल जस्टिस डिलीवर करना है। ओके, व्हेन यू आर ओवरटेकिंग द लॉस मेकिंग प्राइवेट सेक्टर, ultimate emphasis is to deliver the social justice. You are saving the employments, that's it. Okay, तो ये एक कारण बना कि इनएफिशिएंट रहे ये। ओके, इनएफिशिएंट का मतलब ये है कि आप अपने पोटेंशियल को फुली यूटिलाइज नहीं कर रहे। पोटेंशियल को फुली यूटिलाइज ना करने का मतलब यहाँ ये होता है कि आपकी जितनी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है और आप में जितने इन्वेस्टमेंट किए गए हैं, यानी कि जितनी पूंजी लगी है आप में, जितनी मैन पावर है आपके पास और जितने आपके पास मशीन और रिसोर्सेज हैं, आप उसके कॉन्टेक्स्ट में उतना प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। ओके, तो इसका सीधा सीधा कारण क्या होगा फिर? वही हमारे सोशल जस्टिस के सिद्धांत। सो ओवरमैनिंग, ज़रूरत से ज़्यादा लोग लगाए गए इन धंधों में। इसके माना गया कि भाई प्रोडक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज़ हुई। जिस मशीन पर या जिस जगह पर जितने लोगों की ज़रूरत नहीं है, अगर आप उससे ज़्यादा लगाते हैं तो एट द एंड वो मशीन जो प्रोड्यूस कर रही है उसके कंपैरेटिवली वो कंज्यूम कर रही है। क्योंकि एक मशीन अगर दिन में 10 आर्टिकल बनाती है और उस पर एक ही आदमी की ज़रूरत है,
तो वो मशीन अगर 10 आर्टिकल से 200 रुपया अर्न कर रही है, उसमें 100 रुपया उस पर्सन की वेज होगी। वो लेबर दे रहा है तो उसके वेजेस होंगे। पर अगर उस मशीन पर हम एक की बजाय 2 आदमी लगाएं, वो 200 रुपया प्रोड्यूस कर रही है, 200 रुपये वेजेस की फॉर्म में दे रही, बट इसके अलावा उसकी खुद की वेयर एंड टीयर है, उसमें एनर्जी कंज्यूम हो रही है, फ्यूल कंज्यूम हो रहा है, वो सारे खर्चे देश की जनता पर पड़ेंगे आगे। तो इस तरह से ओवर मैनिंग एक बड़ा फैक्टर माना जाता है कि वो उस कंपनी के रिसोर्सेज को खा जाते हैं। ओके, सो ओवर मैन था ये, ऐसा माना गया, ज़्यादा लोग, ओवर एम्प्लॉयमेंट थी इन सेक्टर्स में। आई बात समझ में? अगला, ओवर कैपिटलाइज्ड थी ये, खर्चा, पैसा इनमें ज़्यादा दे दिया गया, ज़रूरत से अधिक इनमें पैसा डाला गया। वो ओवर कैपिटलाइज क्यों होंगी? देखिए, लगातार प्रोजेक्ट्स डिले होते रहे। प्रोजेक्ट्स जब डिले होते रहेंगे, आप टाइम में डिले होंगे, तो फिर उतने लंबे समय तक आपके खर्चे भी बढ़ेंगे, क्योंकि उतने लंबे समय तक मैन पावर एंगेज रहेगी। फिर समय बदलने के साथ महंगाई का फैक्टर भी ऐड हो जाता है। किन समय में किस मटेरियल की कीमत के दम पर आपने कॉस्ट प्रोजेक्ट की थी और आज मटेरियल की कीमत क्या है, आप उस कॉस्ट में प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिर उतने समय में ही प्रोजेक्ट की वेयर एंड टीयर भी हो रही होती है। तो इन सब कारणों से ऐसा माना गया कि अनड्यू डिलेज़ की वजह से आपकी प्रोजेक्ट्स की कॉस्ट बढ़ती चली गई, और इसी वजह से माना जाता है कि वो प्रोजेक्ट जितने समय में और जितने पैसे में बन जाना चाहिए था, उससे ज़्यादा समय में और उससे ज़्यादा पैसों में बना है। ओवर कैपिटलाइज्ड हैं वो, ओवर मैंड हैं वो। ये सब चीज़ें इनएफिशिएंसी की तरफ ही तो इशारा कर रही हैं। अनड्यू ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल था, तो ब्यूरोक्रेटाइजेशन बहुत तगड़ा था। और ये ब्यूरोक्रेटाइजेशन के मामले में ऐसा माना जाता है कि इसी ब्यूरोक्रेटाइजेशन ने, ये नॉन टेक्निकल सेक्टर सेगमेंट ने, जो कि इम्पॉर्टेंट चेयरमैन पोजीशंस पर थे, तो अब डिसीजन मेकिंग पोस्ट पे ये लोग बैठे हुए हैं जो कि ब्यूरोक्रेट्स हैं, कोई सिविल सर्विसेज हैं, सिविल सर्वेंट हैं, इन्हें प्रोडक्ट और डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन सिस्टम उतना क्लियर नहीं। तो नेचुरली ये जब नॉन टेक्निकल हैं तो इनमें डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज़ नहीं होंगी। नेचुरली कंपनी में इनोवेशंस कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगे। जब इनोवेशंस कॉम्प्रोमाइज़ हो रही हैं, आप में डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज़ नहीं है, तो राइट टाइम पर प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन करना है, या प्रोडक्ट की रेंज को हमने चेंज करना है, या प्रोडक्ट की क्या कीमत रखनी है, या क्या नई इन्वेस्टमेंट्स करानी है टेक्नोलॉजी की फॉर्म में, आप नहीं तय कर सकते। और अगर किया भी तो वो तब हो रही इन्वेस्टमेंट अब जब उसका मौका चला गया, वो समय चला गया। आपके पीयर ग्रुप्स ने पहले कर ली और अब वो मार्केट कैप्चर कर चुके हैं, अब आप जो मर्जी कर लीजिए, कोई फ़ायदा भी नहीं। तो अनड्यू डिलेज इन द डिसीजन मेकिंग, अनड्यू डिलेज फॉर द कॉल ऑफ इनोवेशंस, लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग, पुअर डिसीजंस, ये सब ब्यूरोक्रेटाइजेशन की वजह से हुआ। इससे लेथार्जिक एटीट्यूड पेनिट्रेट हुआ। सो ब्यूरोक्रेट्स की लेथार्जिकनेस, यानी कि वर्क एथिक्स का ख़राब हो जाना। तो पुअर वर्क एथिक्स या वीक वर्क एथिक्स, वीक वर्क एथिक्स के अंदर ये चीज़ भी इंड्यूस हो गई, ये चीज़ भी इंड्यूस हुई कि हमें करप्शन भी देखने को मिली। उसको मैं अभी एक्सक्लूसिवली टारगेट करने वाला हूँ। तो वर्क एथिक्स बिगड़ते चले गए। लोगों को दिखा कि उनकी नौकरियाँ सिक्योर हैं, वर्कर से लेकर के ऊपर तक के व्यक्ति को दिखा कि जॉब सिक्योर है। इसके तहत आउटपुट और प्रोडक्शन के तहत कोई आंसरेबिलिटी नहीं रखी गई। उस कंपनी का एक मालिक कोई है नहीं, वो देश की सरकार है, सभी लोग उसमें कर्मचारी हैं। ऐसे में ऊपर से नीचे तक एक जो हायरार्की इस्टेब्लिश्ड है, उस हायरार्की के अंदर हर कोई ही इतनी मजबूत अधिकारों के साथ बैठा हुआ है कि अकाउंटेबिलिटी का फैक्टर लूज़ करता चला गया। अकाउंटेबिलिटी फैक्टर लूज़, छुट्टियां होती रहीं, स्ट्राइक्स होती रहीं, कंपनियां बंद भी रहें, किसी का निजी नुकसान तो हो नहीं रहा है। इन सब चीज़ों के कारण ये प्रोडक्शन सेंटर की बजाय सर्विस सेंटर ज़्यादा हो गए। ऐसा लगने लगा जैसे इनका काम रोज़गार देना ही है, लोगों को अधिकार देना ही है, लोगों का विकास करना ही है सिर्फ। लेकिन ये तब होना था जब हम इस आइडियोलॉजी को ना भुलाएं कि इन प्रिंसिपल वो एक आर्थिक उपक्रम है, वो एक इकोनॉमिक इंडस्ट्री है। मतलब अगर हम उसका इकोनॉमिक कंपोनेंट ही कॉम्प्रोमाइज़ कर दें तो बाकी सब किधर से सर्व होगा। मतलब आप एक कामधेनु गाय लेकर के आए, उससे सब चाहते हो, घर बना दो, भोजन दे दो, हमें सब बेहतर वस्त्र दे दो, वो देगी, पर उसका मूल तो चारा है ना, उसका मूल तो उसकी बॉडी की फिटनेस है ना, उसका मूल तो